एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, देखो उनको कैसे जाना जाता है पहले को समझो ध्यान से। उनको हम लोग कहते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक, इंडियन पॉलिटी क्या है? यह वास्तव में एक भास्ट का मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि बीपीएससी के लिए यह पॉलिटी पहले समझते हैं कि सिलेबस इसका कहाँ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। देखो हमारे पास में पेशेंसली सुनो सारे बच्चे, हमारे पास में जीएस पेपर का क्या होता है, दो पेपर होता है ना, जीएस 1 और दूसरा कौन सा होता है, और दूसरा होता है जीएस पेपर 2। समझ लेना। देखो जीएस 2 में क्या होता है, इनके भी 3 विंग होते हैं। इनके भी क्या होते हैं गुलशन? 3 विंग होते हैं। पहला विंग कौन सा होता है? पहला विंग होता है उसको सेक्शन 1 कहते हैं। सेकेंड विंग को क्या कहते हैं? सेक्शन 2 कहते हैं। थर्ड विंग को सेक्शन 3 कहते हैं। एकदम बिल्कुल शुरुआत क्लास है तो एक एक चीज को समझ करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है रवि? देखो सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 में जो टॉपिक दिया गया हुआ है वह दिया गया है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बिहार। हिंदी में लिख लो, भारत और बिहार में राजनीतिक व्यवस्था। लिख लो, भारत एवं बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। सेकेंड में क्या पूछा जाता है? सेकेंड में तो वही आपका इको ज्योग्राफी हो गया, यहाँ साइंस टेक हो गया, तो इससे हमको बहस नहीं है। अब यहाँ समझो ध्यान से, हमने चर्चा किया क्या कि हमने टॉपिक लिखा है इंडियन पॉलिटी, और पहले बताया है क्या कि एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी एक बड़ा क्या है, इसका दायरा है मिसी रानी। हमको क्या करना है, बीपीएससी का जब सिलेबस देखोगी, बीपीएससी का जब सिलेबस देखोगी जो उन्होंने प्रकाशित किया है उस प्रकार उसमें लिखा गया है क्या कि छात्र इस सेक्शन में छात्रों की ऐसी समझ के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि क्या वह भारत और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उसी का यहाँ पर क्या करना है, उसी से यहाँ पूछा जाता है। अब यहाँ देखो पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है ना, एक ऐसा पोर्शन है कि आपको लगेगा क्या कि बहुत इजी है, यानी बहुत आसान है। 56 से 59 बीपीएससी से पहले क्वेश्चन आपको पूछा जाता था स्ट्रेट का मतलब हो गया सीधा प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन 56-59 एक ऐसा बॉर्डर हमारा इलाका है जिसके बाद से पॉलिटी वाले यानी इस वाले सेक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन डायनामिक पूछा जाता है ना। डायनामिक का मतलब हो गया क्या कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज करवाना, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक। अब देखो यह जो पॉलिटी का सेक्शन हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, यह इसमें से क्या होता है कि इसमें आपको 56-59 के बाद से इस सेक्शन में अब क्या किया कि आपको 4 क्वेश्चन देगा, और 4 क्वेश्चन में से हमको क्या करना होता है हमारे बाबू, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? 38 नंबर का, मल्टीप्लाई करो 3 से, यानी 114 अंक के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर लड़ाई करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि 114 अंक आपको पॉलिटी लगता है ना कि हम खुद से पढ़ लेंगे, राज्यपाल की शक्ति पढ़ लिया, राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ लेते हैं, पर सबको कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब क्या कि 140 अंक का जो सिलेबस है, अब देखो यह जो जीएस पेपर सेकंड का सिलेबस है हमको कहाँ कहाँ काम देगा मिसी रानी? देखो पहला हमको यह काम देगा 67वीं बीपीएससी के मेंस में, उसके बाद कहाँ काम देगा गुलशन? 68वीं बीपीएससी के मेंस में, उसके बाद कहाँ देगा हमारा ऑडिटर के मेंस में, उसके बाद की AAO के मेंस में, उसके बाद CDPO के मेंस में, उसके बाद अकाउंट ऑफिसर का एक अलग से पद आता है जिनका कि कॉमर्स ग्रेजुएशन होता है, उनसे पूछा जाता है। उनमें भी यह पॉलिटिकल सिस्टम क्या पूछा जाता है, यानी लगभग एक ही टॉपिक करने के बाद में आप यह 5-6 क्वेश्चन का जो सिलेबस उसको क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। ठीक, हमने क्या कहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा डायनामिक, मतलब क्या कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज करवाना होता है। जैसे सबको पता है कि राष्ट्रपति का क्या काम होता है, राज्यपाल का क्या शक्ति होता है, क्या काम होता है, ये नहीं बता पाओगे। अभी देखो हमारे पास ना एक क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का, अभी 66वीं बीपीएससी का मेंस हुआ कुछ दिन पहले ही, है ना, सब लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा उनका, है ना। देखो राष्ट्रपति जी हैं कैसे उनको नचा रहा है। देखो क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। यानी अगर ऐसा प्रश्न पूछे
तो सबसे पहले पल्लवी बोलेगी बाग सलाह पेपर नहीं देंगे, नहीं पल्लवी भाग के वहाँ से चली आएगी। क्यों? क्योंकि पल्लवी तो पढ़ करके गई है क्या कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या होता है, कार्य क्या होता है। इसी को बोलते हैं डायनेमिक। अब क्वेश्चन को समझते हैं अमर बाबू कि क्वेश्चन में हमको क्या कहता है, कि अब हमसे राष्ट्रपति के बारे में शक्ति वो नहीं पूछ रहा है, बल्कि हमसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसी भी टॉपिक को हम लक्ष्मीकांत डीडी को एक किताब से नहीं पढ़ेंगे, है ना। पॉलिटी के लिए एक किताब आती है जो बीपीएससी के मेंस को कवर करता है, उस किताब का नाम है एएस नारंग साहब का, ठीक है। उसको हिंदी में कहते हैं भारत की राजनीति। यह किताब आपको पटना में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन चाहे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। जब भी बीपीएससी मेंस की तैयारी करना तो लक्ष्मीकांत को रख दो, वो उससे तुमको मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। किसकी तैयारी होगी तुमको? एएस नारंग से। और वो भी क्या है कि तुमको हल्का टॉपिक इसमें मिलेगा, यानी तुमको छुछुआ देगा। प्यास लगा वो तुम हल्का पानी का बूंद देगा, तुम भाई बर्दाश्त करो, तुमको समझना होगा हर टॉपिक को, ठीक है ना भी। तो 190 प्लस सोच करके ही लाना, यानी अगर पॉलिटी में 114 नंबर दिया गया हुआ है तो कम से कम आप इसमें क्या करना कि 80 से 85 और बीच में 90 के बीच तक नंबर लाने का प्रयास करना। ये नंबर आपको तभी आ पाएगा जब आप क्वेश्चन टॉपिक को क्या पढ़ेंगे, डायनेमिकली पढ़ाई करेंगे, तभी आपको यह नंबर यहाँ पर मिल पाएगा। तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को। अब देखो, इतना करने के बाद में अब हम यह डिस्कस करते हैं क्या कि इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया और बिहार में अंतर क्या होता है। समझो यहाँ पर ध्यान से, हमने जो अमर बाबू यह टर्म लिखा हुआ है, यह टर्म इंडियन पॉलिटी से किस प्रकार भिन्न है, इसको हम क्या करना, हमको थोड़ा सा चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक का रीडिंग कर रहे हैं निजेश, वह टॉपिक का डिमांड क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। समझो यहाँ पर ध्यान से, इंडियन पॉलिटी में क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। समझो एक ही चीज़ है, यह क्या होता है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। और यह जो टॉपिक है यानी पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था होता है वह व्यवस्था होता है एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें यही अंतर, सूक्ष्म अंतर होता है। पॉलिटी में आप क्या पढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, यानी यह पीटी का टॉपिक हो गया है। तो फास्ट टॉपिक, लेकिन क्या होगा, टॉपिक हो जाएगा पॉलिटी, ये पीटी का टॉपिक हो जाता है, बीपीएससी पीटी का। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे यानी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यवस्था पढ़ेंगे, भाई राज्यपाल कैसे काम करता है, मुख्यमंत्री कैसे काम करता है, संविधान हमारा कैसे काम करता है, राष्ट्रपति साहब कैसे काम करते हैं, है ना। यही अंतर होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल फैक्ट चीज़ों को पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम में उसी का हम एलाबोरेशन पढ़ते हैं कि कितना उसका ज़्यादा विस्तार है। तो आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा डाइवर्ट कीजिएगा अलग अलग चीज़ों में, उतना ही आप बेहतर लिख पाइएगा। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब यह हो गया कि इसमें बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं, करेंट अफेयर्स से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी समसामयिकी से जुड़े होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। यानी पॉलिटी में है कि हाँ प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, वो प्रोसेस तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि हम संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करें। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि राष्ट्रपति या फिर जो नेता लोग जो भी बोल देगा वह कानून हो जाएगा अपने आप में। तो हमको इसी चेंजेस को क्या करना है, बैलेंस करके पढ़ाई करना। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वह क्वेश्चन आपको यही टॉपिक से पूछता है। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। अगला जो टर्म होगा हम लोगों का वो अब हम देखते हैं क्या कि इस सिस्टम में यानी पेपर सेकेंड के फर्स्ट सेक्शन में हमको विच टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताओ कि इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हैं या खाली हिंदी मीडियम का, तो हम दोनों भाषा को एक लैंग्वेज में लिखेंगे। इंग्लिश में सर। अच्छा, इंग्लिश में सर। ठीक। तो हमको क्या करना है, हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर। देखो, अब यह टॉपिक जो है, यह टॉपिक किसी भी किताब में एक जगह आपको नहीं मिलता है, बल्कि इस टॉपिक को हमने तैयार किया है और 30वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक का जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर हमने कुछ टॉपिक्स को तैयार किया है। खुशबू, जिस टॉपिक्स को क्या करेंगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक तो बहुत कम है, लेकिन कुछ टॉपिक में हमको 4 से 5 दिन लगते हैं अगर हम पढ़ाते हैं तब। देखो जैसे एक फंडामेंटल राइट टॉपिक पढ़ते होइएगा आप लोग, है ना, 12 से 35 तक सब लोग पढ़ के खत्म करेगा। लेकिन हमारे साथ बीमारी क्या है ना कि फंडामेंटल राइट को पढ़ाने में हमको कम से कम 5 से 6 दिन लगता है, एक सप्ताह मान लो। कारण क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें समझाते हैं और एप्लीकेशन के साथ समझाते हैं तो इसलिए समय लग जाता है। तो अगर हमको इसी में समय लगेगा तो हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कमी आपके कंटेंट में नहीं होगा, कमी आपके पढ़ाई में नहीं होगा। हम मतलब रात हो या फिर संडे हो क्लास लेकर उसको ख़त्म करेंगे, यानी
5 से हम 6 नहीं होने देंगे, 5 अगस्त को खत्म करें, ताकि 20 दिन तो पढ़ोगे ना आप लोग घर पे भाई। अब देखो, अगर इस पॉलिटिकल सिस्टम को हम पढ़ लेते हैं ना, तो बीपीएससी पीटी से हमको छुटकारा मिलेगा पॉलिटी का, है ना। किससे मिलेगा हमको छुटकारा? पॉलिटी से। यानी पॉलिटी में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, उसके लिए आपको अलग से किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिस्कशन हो जाएगा ना कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन उठा करके बीपीएससी पूछेगा, आप उसको बना सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से दोनों फायदे हमको हो जाएंगे, यानी पीटी भी तैयार हमारा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिटी पढ़ने के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा 5 अगस्त के बाद में, तो आप अपने आप में एक ऐसा चेंज अनुभव होगा, आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा। टॉपिक तो सीखेंगे, आपका जो व्यक्तित्व उसमें भी काफ़ी निखार आएगा, पर्सनालिटी काफ़ी निखरेगी। यानी आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि खैनी के दुकान पे, चाय के दुकान पे आप किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, है ना, कि अग्नि वायु सही है कि ये थल वायु सही है, तर्क वितर्क करने में सक्षम हो जाएंगे। बड़ा ही सुंदर विषय है पॉलिटी, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम इसमें टॉपिक क्या है, किन किन टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसी बेस के आधार पर। ठीक, टॉपिक को लिखने के बाद में हम टॉपिक को क्या करेंगे, किसी टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम यह पढ़ेंगे कि जो संविधान का निर्माण है, उस निर्माण होने का प्रोसेस क्या था। यहाँ पर हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, समझे, केवल हम प्रोसेस को जानेंगे। और बीपीएससी मेंस में यह टॉपिक आपसे नहीं पूछता है, ध्यान रखना। पूछेगा टॉपिक कहाँ से आपका, विशेषता के साथ, यानी क्या पूछता है आपसे। ध्यान से निर्माण में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि भाई कितना मंडल है, कितना प्रवाचन, क्या क्या पेपर कौन से चेयरमैन कौन है, वही सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सर आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा सर, संविधान का क्या है, विशेषता क्या है। यानी जब इस टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, आवाज सब साइड से बहुत आ रही है सर, बाहर से साइड से आवाज बहुत आ रही है सर। ठाकुर सर लगे हैं, उनकी भी क्लास चलेगी। चलो ठीक, अब हमने क्या करा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषता क्या क्या है। अब यहाँ पर देखो, पढ़ते हैं ना कि लिखित संविधान है, बहुत लंबा संविधान, इतना लंबा कि उसको नाप नहीं सकते हैं, पीटी में पढ़ते होइएगा आप लोग। लेकिन उससे अलावे भी हम कुछ और विशेषता पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों ने शायद तक नहीं सुना होगा। जो क्लास हम करेंगे इस टॉपिक का, तब हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा एलोबरेशन करेंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है बताओ तो केसरी, हाँ लोकतंत्र। बताओ तो मिसी रानी, इस लोकतंत्र में किसका अध्ययन करेंगे, तुम ही बताओ गुलशन, इसे तुम पूछवे करते, तुम लोग अपना बोलते रहना। बताओ मिसी। लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र को और विश्व के परिदृश्य में भी सर कुछ अध्ययन करेंगे। बच्ची कह रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के लोकतंत्र की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और देश की तुलना करेंगे। यही बात, सही बात बोल रही है। देखो मिस, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का क्या मतलब अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। ठीक yes. और अभी गला बज गया है, नहीं सर। अच्छा ठीक, इसका में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और हमारे पास में कि इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी का क्या है, फीचर्स क्या है। बीपीएससी क्वेश्चन यही से पूछाता है। अगर आप सफल सर नहीं, सफल नहीं पूछता है, फीचर्स पूछता है यहाँ पर कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो बताते हो ना, लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि यहाँ के सभी नागरिक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं, है ना, सबको मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है, पूरा लिच्छवी था, फलाना ढिमका था, पूरा बड़ाई करता, वो सब नहीं लिखना है। हमको संविधान के अनुरूप ही क्या करना है, अपने आंसर को मॉडिफाई करके लिखना है। ठीक है हमारे बाबू, फिर आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड में बताओ, थर्ड में कौन सा चैप्टर है, हाँ वाह, प्रस्तावना, यानी इसी को कहते हैं उद्देशिका। बताओ तो इसमें क्या पढ़ेंगे चंद्रशेखर कुमार। ये जानने की प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना को संविधान में क्यों लाया गया और इसका क्या उद्देश्य है, और ये संविधान को किस रूप में डिफाइन करता है इसमें देखो, और प्रस्तावना में क्या क्या दर्शन दिया गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, उद्देशिका का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि इस प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है। और लास्ट में हम क्या जानेंगे, इस प्रस्तावना का क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं, दर्शन क्या है। समझो ध्यान से, प्रस्तावना में बीपीएससी के अनुरूप हम इसी तरीके पर पढ़ेंगे कि प्रस्तावना कहते किसको है, और दूसरा हम क्या जानेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है प्रस्तावना,
और तीसरा में क्या पढ़ेंगे निजेश कि इसका आइडियोलॉजी क्या है, दर्शन क्या है। पढ़ते हैं ना, संप्रभुता, भाईचारा, बंधुता। बताओ तो आप लोग भाईचारा बना के रखते हैं आपस में, रखते हो? नीता बोलती है कि हम रखते हैं, सही बात है। भाईचारा का मतलब है सब बहुत बना के रखते हैं भाईचारा आप लोग, है ना। देखो इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इसमें यह नहीं पढ़ेंगे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, जब डिस्कस करेंगे तो पता चल जाता है कि यूएसए से है कि अमेरिका से लिए, कहाँ से लिए हैं, कि नेपाल से चुराए हैं, वो बात की बात है। हमको जहाँ से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी के अनुकूल वहीं पर पढ़ेंगे। पीटी का टेस्टिंग हमसे मत कीजिएगा, क्योंकि पीटी में हम कमजोर हैं कि प्रस्तावना सर कहाँ से उठाया था, कितना तारीख उठाया था, कौन सा क्रेन गया था उठाने के लिए, सब मत पूछना। जो मेंस का है मेंस का ही बता पाएंगे आप, पहले हम बता देते हैं। चलो अगला चैप्टर क्या है बताए थे हैं? हाँ बताओ, मूल अधिकार। बताओ तो पल्लवी रानी, इसमें हम क्या अध्ययन करना चाहेंगे? देखो उसी के आधार पे अपना मन से नहीं बताना है, जो बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है सब बच्चे किए होंगे। बताओ सर, संविधान द्वारा जो मतलब आम जनता और प्लस सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात कि सरकार को जो अधिकार दिया गया है उसको कहते हैं डीपीएसपी। उसको मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार किसको दिया गया हुआ है? हमको, आपके जैसे तुच्छ प्राणी को दिया गया है। सॉरी सर। हाँ होता है, गलती क्या कीजिएगा, आदमी से ना गलती होता है। समझो ध्यान से, संविधान दो प्रकार के अधिकार को देता है। पहला अधिकार देता है नागरिक को, उसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। और संविधान जो अधिकार सरकार को देता है उसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। यही अंतर होता है। मान लो अगर बीपीएससी पीटी में पूछ दिया कि सरकार को दिए गए संवैधानिक अधिकार को कहते हैं मूल अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, कुछ और बोलेगा, क्या मार करके आओगी? फिर झूठ बोलती हो, तुम मार के आती है फंडामेंटल राइट। बोलो सही बोलो। नहीं सर, सर पढ़े हैं पहले वाले क्लास में। ठीक है, देखो तो मूल अधिकार में हम क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले ये जानेंगे कि मूल अधिकार मूल क्यों है, यानी मूल अधिकार वास्तव में फंडामेंटल क्यों है। व्हाई फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल। समझे सावन कुमार? बरसात करवाओ भाई, बहुत उमस हो गया है यहाँ पर, बहुत उमस हो गया। देखो यस सर, होगा। क्लास के बाद फोन कर लेना यंत्र जी को, बोलेगा सर बरसाइए थोड़ा सा, बहुत गर्मी हो गया यहाँ। देखो अब देखो मूल अधिकार फंडामेंटल क्यों है। देखो तो फंडामेंटल क्यों है तो इसके विषय में हम क्या पढ़ेंगे गुलशन? कुछ केस स्टडी को पढ़ेंगे। यानी यह मूल अधिकार मूल क्यों है, इसका जवाब नेता सबको नहीं पता। नेता लोग तो अनपढ़ आदमी होते हैं। यह कौन बताता है हमको? यह दोनों के बीच की कड़ी होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो फंडामेंटल राइट के बीच में क्या दिया गया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसी स्टेटमेंट को केस स्टडी को पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इंदिरा गांधी केस पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी बनाम केस पढ़ेंगे, गोलकनाथ केस पढ़ेंगे, केस बनाम भारती केस पढ़ेंगे, मेनका गांधी का केस पढ़ेंगे। जितना भी केस है ना सब केस को हम पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तब जाकर हमको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। तो मूल ढांचा समझा जाएगा सर। हाँ, हमने इसको जाना कि फंडामेंटल क्यों है। ठीक, अब क्या है कि इसी में सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या करता है, बताता है क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था। ठीक है, तो जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अंदर उनके आज्ञा के बाद में, तो उसी में हम जानेंगे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी हम क्या जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी मूल अधिकार का आधारभूत संरचना क्या है। जैसे अगर तुमसे पूछेगा बताओ तो पल्लवी, ऊपर से नीचे तक आदमी का केंद्र भाग कहाँ है, क्या बताओगी? बोलोगी कमर, कमरे ना बोलोगी? कमर नहीं होता है, नाभि होता है मूल केंद्र। हालांकि जब नापोगी तो पैर लंबा होगा, सर छोटा होगा, लेकिन मूल केंद्र नाभि, यानी शरीर में जितना भी ऊर्जा हमको मिलता है ना, नाभि से मिलता है। अभी के मॉडर्न एज में देखो क्यों ओठ सूखता है, किसी का ओठ काला होगा, किसी का आँख के नीचे से काला कालापन होगा, किसी का देखो हिला का ओठ को दबा रहा है। उसका कारण है कि देखो जब योग का हमारे यहाँ आविष्कार हुआ था हिंदुस्तान में, तो योग में लिखा गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना जी, तो क्या बोलते हैं, ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं शायद क्या। तो हमारे शरीर ऊर्जा के केंद्र नाभि है। बार बार कहते हैं कि जितना बीमारी होता है, पेट का बीमारी, भूलने का बीमारी, सर का बाल पकने का बीमारी, जो भी आप उम्र से पहले होता है ना, नाभि सूखता है इसलिए। तो नाभि में जब भी आप सोने जाइए तो 2-3 बूंद ये सरसों का तेल डेली डाल करके सोइए, आपको एनर्जी मिलता है। तब आपका शरीर क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, ज़्यादा लंबा आप दीर्घायु होइएगा।
उसी प्रकार से अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं रहे, सरसों का तेल नहीं रहे, तो क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, सूख जाएगा समय के साथ साथ। भाई अगर सर्वोच्च न्यायालय को खत्म कर नेता से तो पूरा देश को बेच देगा ना, चाहे राज्य का नेता हो या फिर केंद्र का नेता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया हुआ है, किसके संदर्भ में, रश्मि केसरी फंडामेंटल के संदर्भ में, उससे जो भी डिसीजन निकला है उसको हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को। क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा कि मूल अधिकार कितने प्रकार का है, बच्चा तो लिख के चला आता। पूछा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मूल अधिकार मूल क्यों है और इसके आधारभूत संरचना या लक्षण क्या है। बच्चा क्या किया, जो बच्चा जानता था, जो तैयारी करता था यूपीएससी का ना, वही बच्चा इसका आंसर लिख पाया। खाली जो खाटी बीपीएससी का बच्चा तो उसका जवाब नहीं लिखा, पता नहीं था ना, टीचर उतना पढ़ाते रहिए बुक बुका करके, समझे। फिर पढ़ा, फिर देखो पहला क्या पढ़ा हमने, पहले जाना क्या कि मूल अधिकार मूल क्यों है। सेकंड में क्या पढ़ा हमने, मूल अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी 12 से 15 कौन अधिकार है, 17 से 18 कौन अधिकार है, 22 से 23 का कौन अधिकार है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड टीजी होता है, टीजी का मतलब क्या हो गया, थर्ड डेंजर बोलते हैं, थर्ड जेंडर, ठीक है। जो तीसरा लिंग होता है, भारत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, उसको भी तुम क्या दो, बड़े बड़ी आज्ञा दिया हुआ है कि आप अपने जो भी सरकार का संस्था है ना, पहले बोलता था ना कि भाई केवल फॉर्म भरते तो क्या मेल था फीमेल था, टीजी का तो कोई कॉलम नहीं था, लेकिन अब टीजी का कॉलम तुमको मिलेगा ट्रांसजेंडर का, है ना। तो ये भी क्या है कि मतलब अब संविधान ने क्या किया, जो मौलिक अधिकार था ना पूरे नागरिकों को दिया हुआ, उसमें क्या किया, उसका विस्तार किया है। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा हमारा पड़ता है सबरीमाला विवाद, कुछ पहले हुआ था केरला का मंदिर, जो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते थे ना, उस केस को भी यहाँ पढ़ेंगे, कैसे हमारे आजाद स्वतंत्रता के अधिकार को, धार्मिक अधिकार को कैसे वहाँ हनन किया जाता केरला सरकार के द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करवाया, मुक्त करवाया। खाली जान लेना कि समानता का अधिकार है, साथ में मिल बैठ के खाएंगे, वो सब नहीं होता है, बल्कि चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे तब जाके कि हमारा क्या होगा, थॉट डेवलप होगा। देखो दो विषय अच्छे से पढ़ोगे ना, पॉलिटिकल, ये क्या नाम है उसका, अरे रणनीति सिद्धांत को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, दो विषय पढ़ोगे तो तुमको अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों विषय जुड़ा हुआ है हमारी जिंदगी ग्लोब से जुड़ा हुआ है। तो अच्छे पकड़ बनाने की कोशिश करना, ठीक। डिफरेंशिएशन पढ़ के पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे क्या कि हमारे मूल अधिकार का रिलीवेंस क्या है अभी प्रेजेंट सिनारियो में, क्योंकि देखो यह ऐसा टॉपिक है ना कि इंटरव्यू में चाहे वो आदमी जान रहा हो या नहीं जान रहा हो, तुमसे पूछेगा, इन्हें पूछेगा कि मूल अधिकार कितना है, तुमसे पूछेगा तुम जो घड़ी पहने हुए हो बताओ तो यह घड़ी तुम जोड़ेगा मूल अधिकार से, कि किस मूल अधिकार के कारण तुम इस घड़ी को पहना हुआ है, समझ में, किस मूल अधिकार के कारण तुमने इतना अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, कौन अधिकार है तुमको जो मेकअप करने के लिए यहाँ पर तुम आए हो इंटरव्यू देने के लिए, हर चीज़ तुमको तोड़ तोड़ के पूछेगा। तो इंटरव्यू में तोड़ के डर से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाना पड़ेगा, बनेगा तो आप काफ़ी लाइट में जिएगा, है ना। हम इस पर 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसी में 4 मतलब 4 से 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम, है ना। चलो अगला क्या टॉपिक लिखवाए हैं, अच्छा हाँ, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यानी देखो मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने पल्लवी को क्या बुलाया, न्योता पर बुलाया कि पल्लवी हमारा जन्मदिन है, तुम आओ, तुम सब लोग आओ, सबको बुला लिया हमने, सबको हमने क्या किया, खाना खिलाया अच्छे से, जितना हमको सत्कार हो पता था। पल्लवी को रोटी तो नहीं खिलाया, खूब अच्छा पकवान खिलाया। पल्लवी क्या की, थाली में हाथ धो के चलिए, बोलते ठीक है सब जा रहे हैं, क्या ठीक है चले जाओ। हम लाजो सब क्या बोले कि ठीक है पल्लवी तुम जाओ, थाली को हम धो लेंगे। लेकिन पल्लवी का एथिक्स क्या कहता है कि जैसे जिस थाली में हम खाएं उसको हम खुद अपने हाथ से साफ करें, इसको कहते हैं मूल अधिकार। मतलब क्या कि भारतीय संविधान ने अगर तुमको मूल अधिकार दिया है, तुमको आज़ादी दिया है बोलने का, लड़ने का, घूमने का, फिरने का, सिनेमा देखने का, पढ़ने का, किसी से बात करने का, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ऐसा व्यवहार मत करो कि दूसरे के मौलिक अधिकार का क्या हो, हनन हो। यानी अब हमको जो मूल कर्तव्य जो होता है वास्तव में यह क्या होता है, यूपीएससी में पेपर ही जोड़ दिया जाता है, उस पेपर का नाम क्या, चौथा पेपर में इथिक्स पढ़े हो ना, इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। यानी मूल कर्तव्य में हमारा क्या दायित्व बनता है हमारे देश के प्रति। जैसे भी देखो ना, पटना के लड़का सब ये अग्निवीर के लिए ट्रेनों को फूंक दिया था, को समझ तो बोला था ना भाई ये क्या नाम है, वैष्णव साहब वाले रेल मंत्री हैं कि भाई साहब अपने मूल अधिकार को पहचानो,
देश के संपत्ति का रक्षा करो। यानी ट्रेन में हम सफ़र करते हैं कि हमारा जिम्मेदारी बनता है, राजनीति तो नहीं आई है कि हम क्या करें, अपने ये देश के संपत्ति का रक्षा करें। ये हमको कौन देता है? हमको संविधान देता है। और यकीन मानो कि पॉलिटी पढ़ने के बाद में आप एक बहुत अच्छे नागरिक हो जाएंगे। आपने भले ही कहीं से पढ़ा होगा, वो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे ना, हम लोग तो हम भी सीखते हैं आपके साथ में, क्लास में पढ़ाते नहीं, बस हम लोग सीखेंगे साथ में मिल करके, एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप आपका हो जाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें एक ही चीज़ पढ़ना है, क्या कि व्हाट इज द इथिक्स फॉर इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिक का दायित्व क्या है, हम इस चैप्टर को बस एक ही लाइन को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। छोटा चैप्टर है, बेसिकली तुमसे ये पूछता है कि मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। 11 प्रकार का है ना, उसी को लिख देते हैं हम लोग, लेकिन उसको एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, है ना? समझ में आ रहा है पल्लवी? है पल्लवी? हाँ, पढ़ लो, टेस्ट तो फिर देना ही है। अगला क्या लिखवा है बताओ तो? वित्तीय समावेशन। अच्छा ठीक है, देखो एक है DPSP। देखो तो हमारा संविधान कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है ना? हमारा संविधान जो है कितना सुंदर है, यानी भारत का संविधान देखो तो कितना सुंदर है। 3 काम किया। क्या दिली बीच बीच में सीटी मारते रहते हैं, कुछ दिक्कत? देखो संविधान ने क्या किया हमारे साथ? 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसके कारण आज भारत का संविधान जिंदा है, हम आप बोल पाते हैं। संविधान ने पहला क्या दिया? संविधान ने पहले भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिया, भारतीय नागरिकों को, और कुछ अधिकार विदेशियों को भी दिया। इसको क्या कहते हैं गुलशन बाबू? इसको हम लोगों ने कह दिया मूल अधिकार। बड़ा सुंदर सा बात है। फिर कहा कि भाई संविधान कहता है कि हम तुमको अधिकार तो दिए हैं कि तुम अपने आज़ादी का यूज करो, लेकिन हमको क्या दिया? संविधान ने हम पर जिम्मेदारी को लाद दिया। संविधान ने क्या किया? हमको जिम्मेदारी को लाद दिया। इसका मतलब यह होता है कि अब संविधान ने हमको बांध दिया कि हम भटके नहीं। देखते थे ना पहले के समय में, क्यों माता पिता परेशान थे कि बाल बच्चा का शादी करके निपटा देते हैं, सबसे टेंशन वही होता था। जैसे जैसे बालक या बालिका वयस्क होते थे, गार्जियन के दिमाग में टेंशन आ जाता था, चाहे सामाजिक दोष कह लो या फिर परंपरा कह लो। लेकिन अब क्या है कि संविधान भी वही काम किया। संविधान गार्जियन है हम लोगों का। अगर हमको खूब आज़ादी दे देगा, बताओ तो पल्लवी, तो हम क्या, उसको बोलते हैं मिथिलांचल में अताई ना कहते हैं चंद्रशेखर, हम क्या हो जाएंगे? अतताई हो जाएंगे। जो मन करेगा जिसका मन उसको मारते फिरते चलेंगे। लेकिन संविधान सोचा कि अगर हम आदमी को क्या पूरा पावर दे देंगे तो क्या करेगा आदमी? हो सकता है अपने पावर का मिसयूज करेगा। उसको बोला कि तुमको कंट्रोल करना होगा, यानी क्या, हम तुमको जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हारा यह दायित्व होगा। बांध दिया। यानी यह जो 2 वर्ड होता है, यह 2 वर्ड जिम्मेदारी है किसके लिए दिया गया? सिटीजन के लिए। फिर संविधान सोचो कि उस जमाने में बिहार के सत्येंद्र सिन्हा साहब थे, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, वहाँ पर उतना बड़े दिमाग के आदमी था, वो लोग बताया। संविधान में गांधी बाबा का कोई रोल नहीं है, खाली गए थे, सुनने भाषण चले आए, किताब में पढ़ना। नेहरू का कोई योगदान नहीं है, योगदान अम्बेडकर का है, राजेंद्र प्रसाद साहब का है, सिन्हा साहब का है। वो सब वकील था, विदेश में पढ़ करके आया था, इतना उनका दिमाग था ना। अभी हम लोग कुछ यूज नहीं करते हैं, वो लोग हमने संविधान को बनाया हुआ है। उन लोगों ने सोचा कि संविधान इन सब नागरिक को तो दे दिया है, और नागरिक का मतलब क्या? संविधान तो सरकार है ना। अगर सरकार को हम नहीं बांधे तो सरकार क्या हो जाएगा? निरंकुश, यानी हिटलर तरह का हो जाएगा, नेपोलियन तरह सरकार हो जाएगा। तो संविधान ने सरकार को भी बांधा कि भाई तुमको यही लक्ष्मण रेखा है, तुमको इसी में काम करना। इससे जहां तुम फालतू करोगे तुम पर क्या होगा? संविधान उल्लंघन का केस दर्ज होगा, तुम पर केस चलेगा। उसको कहते हैं पल्लवी रानी DPSP, यानी राज्य नीति के निदेशक। तो यानी संविधान कहता है अरे राज्य तुम जैसा नीति बनाओगे। सर 8:30 बजे आप कल बात करेंगे इनसे। क्या को बच्चा है अभी सर बैठाइए, समझे? संविधान ने क्या किया? सरकार को बांध दिया। देखो डायरेक्टिव यानी डायरेक्ट आदेश देता है, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को लेकर के। स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति बोलता है राज्य अगर तुम नीति अपना बनाओगे
तो कैसा बनाओगे? ऐसा तो बनाओगे कि जो सब भारत में क्या, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं उसमें क्या वो फुलफिल बैठे। कभी देखी हो किसी राज्य सरकार को कि संविधान के इतर कोई कानून बनाया हुआ हो? कभी नहीं देखोगे। इसलिए नहीं कि सरकार डरता है, बल्कि सरकार संविधान से डरता है। सरकार किसी से नहीं डरता है, सरकार किससे डरता है? संविधान से डरता है। जैसे कोई पति किसी से नहीं डरेगा, किससे डरता है? पत्नी से डरता है ना। उसी प्रकार संविधान किससे डरता है? ये सरकार किससे डरता है? संविधान से। देखते हो ना कि किसी भी नेता से तुम अगर माइक उसके मुंह में ठूसोगे, बोलेगा संविधान के अनुकूल हम काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि संविधान कैसे काम करता है, उनको नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संविधान, उनको नहीं पता कि व्हाट इज द फीचर ऑफ संविधान। लेकिन संविधान सब सुना हुआ उसको दर्शाता है। तो संविधान ने क्या किया? नागरिक को भी बांध दिया एक पास से, एक रस्सी से, लक्ष्मण रेखा से। फिर संविधान ने डीपीएसपी के माध्यम से किसको बांधा? मिसी रानी सरकार को बांध दिया। यानी सरकार भी बांधा हुआ है, वो भी फिर के नहीं नाच कर सकता है, आदमी भी के नहीं नाच कर सकता। यानी दोनों कैसे करें? कस में रहेंगे। यानी अब दोनों का संतुलन बनेगा। तो जरा बताओ तो, अगर दोनों का संतुलन बढ़ेगा तो हमारा देश कैसा होगा? विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। समझो, अगर कोई कार बनाने वाला कंपनी आगे चक्का का जो आरपीएम होता है, रोटेशन पर मीटर, उसको ज्यादा बना दे, पीछे का कम बना दे, तो कार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एकदम बैलेंस मैकेनिज्म काम करता है किसका? हमारे भारतीय संविधान का। समझ में आया सावन कुमार शर्मा जी? इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ऋतुराज? कि संविधान ने कितने प्रकार के प्रिंसिपल्स दिए गए हुए हैं किसको? टू स्टेट, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बिहार सरकार रोड बना रही है। बिहार सरकार तुमको क्या खोल दिया है? वो बीच खोल दिया है ना, बम्बई का बीच है, मरीन ड्राइव। कैसा है जी? तो देखा है, मरीन ड्राइव खोल दिया है। ठाकुर सर कहे चलिए सर घूमते, हम समय मिलता है तो जाके देखेंगे। यानी मरीन ड्राइव वहाँ पर खोल दिया है। पटना में गड्ढा हो गया सर। अच्छा, गड्ढा भी हो गया है? हाँ सर। भाई उल्का गिरा होगा ना, आपको नहीं पता, उल्का पात वहाँ होगा, है ना। देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे वैसे प्रिंसिपल्स कि जो राज्य हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है। काफी डिटेल में जानेंगे। समझे सारे बच्चे? आगे और बताओ। मिसी को समझ में आ रहा है कि संविधान संशोधन? यस सर, समझ आ रहा है। बोर हो रही हो क्लास में? नहीं सर। बोर होना तो बताना, हम गाना सुना देंगे, ठीक है? ओके सर। फटे हुए आवाज में कैसे सुना दीजिए? संविधान संशोधन। अब जरा बताओ तो, अभी की बात बताओ। यानी अगर गार्जियन है तो गार्जियन से गलती नहीं होता है? होता है ना। तो संविधान को भी पता था कि भाई हमसे भी गलती हो सकता है। हमने जो प्रोविजन दिया है हो सकता है कि समय के साथ साथ में वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो। जैसे देखते हो अभी जो हम आईपीसी का धारा पढ़ते हैं ना, किसी को चोरी मुकदमा, आईपीसी कौन दिया हुआ है? 1800 के पहले से बना हुआ है, अंग्रेज का बना हुआ है, उसमें चेंजेस की जरूरत है। तो संविधान को पता था आने वाला समय कैसा होगा? टेक्निकल होगा, तकनीक का होगा। तो अगर हम अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो संविधान बताया कि भाई तुम हमें संशोधन करो। यानी अगर हमें खराबी तुमको मिलता है तो एक प्रोविजन दिया है, उस प्रोविजन के आधार पर तुम क्या करो? हमें संशोधन करके कुछ तुम काम उसमें डालो। एग्जाम्पल देखो, जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई है ना, ये सब क्या था? शिक्षा अधिकार पहले तो वैदिक अधिकार था, अब क्या हो गया? ये संवैधानिक अधिकार है ना कि सबको शिक्षा मिला है हमको। यानी शिक्षा को लोग पहले महत्व नहीं दिया था। पहले लोग भाई ऐसे ही लोग गरीब को मैसे जीते थे, लेकिन पता चला कि भाई शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। तो संविधान में सोचो कि इसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। समझ में? तो सरकार का यही कहना है, संविधान का यही कहना है कि यदि हमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो आप हमें उस चेंजेस को लाओ, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। एक चीज समझो, अभी वर्तमान समय किसका है? ऑनलाइन एजुकेशन का है ना। अभी बताओ तो कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, गर्मी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग घर में एसी खा रहे हैं, कोई लेज फाँक रहा होगा, कोई भूजा फाँक रहा होगा, कोई खैनी लगा के पढ़ाई कर रहा होगा, कैमरा है, लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हो ना। और बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं वैसे बच्चे सुन रहे हैं, आप भी सुने होइएगा। इवन कि ऑनलाइन को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो ये क्या है कि हमारे जो टेक्निकल, इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल अपलिफ्टमेंट हुआ। लेकिन जो टीचर अपने आप को टेक्निकल नहीं ढाल पाया तो देखिए उनका मार्केट ऐसे ही खत्म हो गया हुआ है। जो बड़ा बड़ा कंपनी अनअकैडमी है, बाइजूस है, फिजिक्स वाला है, सब देखते हो ऑनलाइन कितना आगे बढ़ गया हुआ है। तो संविधान के साथ वही है कि यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? संविधान मेरा मर जाएगा। उसी में दिया गया कि संशोधन। तो अब इसमें क्या है कि संशोधन में हम क्या पढ़ेंगे ऋतुराज बाबू? कि इसमें इसका संविधान संशोधन का प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हम जानेंगे। प्लस की जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है उस लेटेस्ट संशोधन को भी हम क्या करेंगे? प्रोसेस को भी हम जानेंगे।
समझ में आ रहा है? सुजीत कुमार, पल्लवी कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, ये सवाल है सर। है ना? आधा टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया होगा, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं? और बताओ। हाँ, राष्ट्रपति। यहाँ किसी को एगो पति नहीं मिल रहा, कोई राष्ट्रपति है, बताओ। बहुत नाइंसाफी है दुनिया में, नहीं? देखो यहाँ पे अब अगला हमको टॉपिक पड़ता है राष्ट्रपति। अब देखो, जैसे संविधान ने कहा है क्या कि हमारे लोकतंत्र में, हालांकि एक वास्तविकता जानो कि राष्ट्रपति, देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, वो उनको हटा देना चाहिए था। झूठ मूठ का सैलरी सरकार का जाता है, इतना बड़का घर द्वार जाता है, बिजली पाई जाता है, वो सब गड़बड़ सिस्टम है। एक आलोचक की तरह देखो, पॉलिटिकल, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो हमको पता है कि इनकी नीड क्या है। नीड नहीं तो हम इसको कहाँ रखेंगे? राष्ट्रपति का जब हम लोग बोलते हैं रबर स्टाम्प है, उसके बाद क्या बोलते हैं? फूफा जी हैं, ये नहीं चीज़ बोलते हैं। इनको क्यों रखेंगे हम? बुजुर्ग, घर का बुजुर्ग उनको बोले, क्या बुजुर्ग का सम्मान नहीं होता है? क्यों रखेंगे इस पद को, क्यों हम ढोएंगे? लेकिन भारतीय संविधान की गरिमा इतना प्राचीन और इतना समझो कि लौकिक गरिमा है, बृहत गरिमा है कि राष्ट्रपति को बगैर रखे नहीं, किसी भी पूजा को करने से पहले बिना गणेश भगवान की पूजा का तो पूजा शुरुआत नहीं होता है। उसी प्रकार भारतीय जैसे विविधता प्रांत लोकतंत्र में यदि राष्ट्रपति का पद ना रहे तो हमारे लोकतंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति के पद को रखा गया हुआ है, राज्य में राज्यपाल को पद को रखा गया हुआ है। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों उसका जरूरत है, हम इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक में। दूसरा क्या पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को कौन कौन सा शक्ति दिया है, उस शक्ति को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का क्या क्या काम होता है, हम उस काम को पढ़ेंगे। प्लस की राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी अगर विवाद हो, उस विवाद को पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान रखना, यह जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है ऑडिटर मेंस में डिट्टो पूछ दे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का चर्चा करें, या राष्ट्रपति का पावर एंड फंक्शन के बारे में तुमसे पूछेगा तो तुमको बताना पड़ेगा। हाँ, बहुत चांस है, समझे? कभी भी लक्ष्मीकांत से तैयार मत करना। किताब को तैयार करना तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट तुमको दो ही जगह मिलेगा इसका, किसी भी टॉपिक का। एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इग्नू के बुक में, दूसरा मिलेगा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बुक में। इसके अलावा दुनिया का तुमको कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कहीं तुमको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। नहीं, किसी का भी, किसी भी दुनिया में जो भी विषय है जो भारत में पढ़ाई होता है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो ना, अगर सब खुद तैयारी करना है ना, बिना किसी माठ साहब के सहयोग से, कुछ नहीं करो। पटना के गांधी मैदान जाओ, सिनेमा हॉल वहाँ पर कौन सा, वहाँ पर इग्नू का किताब मिलता है मोना, जिसको याद है मोना, ज़्यादा हुआ देखने। इग्नू का वहाँ से किताब खरीदो या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का किताब खरीदो, इससे बेस्ट बुक रही है तैयारी करने का आपका। क्योंकि उसमें पावर तो दूर की बात है, हर चीज़ खोल के रख दिया, इतना अच्छा तैयार मैटर हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक, अब जाके खरीद मत लेना, नए बच्चों के लिए। आप लोग के पास समय नहीं है खरीदोगे, उसके लिए हम हैं, हम काम करके बैठे हैं, आपको डिलीवर करेंगे। अगला बताओ। हाँ, राज्यपाल। ठीक है, अब देखो, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में महत्वपूर्ण, इसी प्रकार राज्य में क्या है, राज्यपाल का क्या अहमियत है, मिसी रानी, क्या इनकी भूमिका, हम भूमिका को हम क्या करेंगे, पढ़ने जानने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल क्या होता है, हमारे घर के फूफा की तरह से काम करते हैं, वो बात बात में मुँह फुला लेंगे। और राज्यपाल विपक्षी पार्टी का भी हकदार होता है और सत्ता वाले पार्टी का भी होता है, बिल्कुल बैलेंस करके वो चलते हैं, है ना। इनके अब देखो, इनके भी वही करेंगे। राज्यपाल का जो पढ़े ना, पद का क्यों गरिमा है, पावर क्या है, फंक्शन क्या क्या है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, अगला क्या लिखवाए हैं? हाँ, मुख्यमंत्री साहब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसमें बड़ा बीपीएससी केवल एक ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुख्यमंत्री का पावर क्या होता है, यानी शक्ति क्या होता है, और फंक्शन पूछा हुआ है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। यह ध्यान रखना, शक्ति और कार्य में अंतर होता है, दोनों को घोल में नहीं करना है। और उसका पूछा कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का क्या इसमें फंक्शन है, बस इसका यही। तो इसमें चैप्टर में काफ़ी छोटा चैप्टर है, ये आधे घंटे में खत्म हो जाता है। इसमें भी कारण को पढ़ेंगे। आपसे पूछेगा, चूंकि आप बिहार में रहते हैं, तो क्या भारत के संविधान ने बिहार के चीफ मिनिस्टर को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया है? ये दिया था 2000 से पहले, जब हमारा झारखंड और बिहार क्या था, संयुक्त था, तब बिहार के मुख्यमंत्री को भारतीय संविधान के 5वीं 6ठी अनुसूची के आधार पर कुछ पावर दिए गए थे।
क्योंकि जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन होता है उस ट्राइबल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नर संविधान के थ्रू क्या होते हैं, ये सर्वसर्वा होते हैं, वही रूल बनाएंगे और मुख्यमंत्री क्या करते हैं, उनके इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लॉ से। लेकिन 2000 के बाद में जब झारखंड सेपरेट हुआ हमारे बिहार से, उसके बाद में इनके पास कोई अलग से पावर नहीं आया हुआ है। अब देखो इनके पावर फंक्शन के, चूँकि देखो बिहार का भौगोलिक स्थिति कैसा है कि हमारा नेपाल से एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम छानबीन करने का प्रयास करेंगे कि क्या भारतीय मुख्यमंत्री का इतना पावर है कि नेपाल में हस्तक्षेप कर सकें। एक ही मामले में कर सकता है, वो है केवल और केवल कल्चरल यानी सांस्कृतिक रूप से। इसके अलावा अगर कोई भी हस्तक्षेप करना होता है तो वो किसके थ्रू जाएगा, हमारे केंद्र के थ्रू जाएगा। इसमें भी पावर को हम क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। तुमको नीता समझ में आ रहा है? जी सर। तारा कॉल भी समझ में आवा था कि ना? हंस रही हो। जी सर। टेस्ट काले ना दे लो कहा खाती सारे सर ना, सॉरी के काम नहीं खेनू, कारण बताओ कि काले टेस्ट काहे नहीं खे देलू? सर मन नहीं किया देने का सर दे लेंगे आगे से। देखिए टेस्ट नहीं दीजिएगा ना तो हमको दिक्कत नहीं होगा, आपकी बीमारी उसी तरह रह जाएगी, है ना। जैसे आपको पता चलेगा कि टेस्ट आपने दिया है तो कितना आपको बेनिफिट मिलता है, चीज़ें याद होती हैं, फायदा क्या होगा, चीज़ें याद होगा ना। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको निचोड़ लो, गन्ना की तरह गांधी मतलब नहीं गन्ना को पेरता है, उसके बाद फिर नहीं निचोड़ पाएगा कोई आदमी। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है सर। हाँ कॉन्फिडेंस भी आता है, ना समझ में आया? मेरा तैयारी नहीं था इसलिए नहीं दिया। तुम्हारा चलो ठीक है, और बहाना करती हो। अगला क्या लिखवा है बताओ? अच्छा वाह, देखो अगला टॉपिक हम लोग को देखना है क्या कि जिला कलेक्टर। बताओ तो कलेक्टर और डीएम, कलेक्टर का समझते हैं क्या है कि चूंकि यह क्यों पूछा गया था, क्योंकि यह पेपर था अकाउंट ऑफिसर का। अकाउंट ऑफिसर का क्या काम होता है? उसका काम होता है बिहार के सचिवालय में बैठेगा, ट्रेजरी का काम होता है। जितना बिहार सरकार का कर्मचारी है ना, पूरे किशनगंज में, सिवान में, छपरा में, सबके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा का देख रेख करता है, खजांची का काम करता है। यानी कलेक्टर जो होता है तुम्हारे जिला का, उसका मेन काम होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। जैसे बिजली बिल का टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ वह देखना, नगर निगम का टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ, यानी बेसिकली पैसा के लेन देन से काम करता है। चूंकि अकाउंट ऑफिसर का पेपर था इसीलिए वो भी खजांची का काम किया। यानी जिस प्रकार एक किरानी या खजांची बिहार सरकार के खजांची के रूप में काम करता है, उसी प्रकार से जिला कलेक्टर राज्य सरकार का जिला में क्या होता है, खजांची होता है। उसका जिम्मेदारी होता है कि जिला से क्या करे, पैसा वसूल करके दे। देखते हो ना कि किसी स्टेट जिला के डीएम को मुख्यमंत्री एक प्रमाण पत्र देते हैं कि भाई अच्छा काम किया है। आपके अभी बक्सर के डीएम, उस डीएम का नाम है समीर कुमार, है ना, काफ़ी यंग ही है, 30-32 साल का उम्र है उनका। अभी पहले यहाँ भी दिया के डीएम को मिला था कुमार को। तो समीर कुमार ने क्या किया था, काफ़ी यंग है, तो उन्होंने किसी जब वो बक्सर के डीएम अभी भी हैं, तो बक्सर में ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है कि हर लोग न चाहते हुए भी अपना टैक्स जमा करता है। टाइम पर पानी का बिल देता है, टाइम पर बिजली का बिल जमा करता है, टाइम पर घर का टैक्स जमा करता है। यानी बक्सर जिला कलेक्शन में काफ़ी अव्वल था, तो उसको मुख्यमंत्री क्या किया, प्रमोट दिया। और प्लस क्या कि उस जिला कलेक्टर के जिसका भाई बनता है ना जी हर सरकारी कर्मचारी का, उसको क्या नाम बोलते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनता है कि प्रमोशन उसको काम देगा, उसके बेनिफिट मिलेगा। तो जिला कलेक्टर का क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को इस चैप्टर में जानने का हम प्रयास करेंगे। समझे सारे बच्चे? अगला बताओ। वाह, न्यायिक सक्रियता। देखो न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब होता है बताओ? न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि जब न्याय व्यवस्था सुसुप्त हो जाए तब उसको जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। जैसे देखती हो ना कि कोई किसान अगर खेत में बैल से हल जोत रहा हो तो बहुत धीरे चलता है, तो लाठी से मारते हैं ना, कितना तेज दौड़ता है, यानी सक्रिय होता है। तो जब भी हमारे हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था किसी भी मुद्दे पर, किसी भी केस पे सुसुप्त हुआ है, उसको हम जैसे लोग क्या मारते हैं, आप जैसे लोग चाबुक मारते हैं, उसको जैसे लोग क्या मारते हैं, चाबुक मारते हैं। जैसे मान लो एक केस है तुम्हारे सर आवाज़ कम कीजिएगा, एक केस हमारे किसका है, भागलपुर के जेल का। भागलपुर जेल में बहुत सारे कैदी बिना मतलब का बंद था। केस स्टडी हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, बहुत दिनों से बंद था। गरीब आदमी के पास तो भाई ना कोई गरीब है, अगर तुम हो तो तुम्हारे पास भाई बहन के साथ होकर चल जाते हैं। वास्तविकता अभी का यही है। गरीब था, उनके पास केस लड़ने का पैसा नहीं था, लेकिन एक श्रीमती हिंगोर आई थी, वहाँ वकील थी सुप्रीम कोर्ट की, किसी ऐसे आर्टिकल में पढ़ा कि भाई भागलपुर में 8-9 महीने से लोग जेल में बंद है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अदालत में अपना केस लड़े और क्या करे, अपने आप को बरी करवाए। तो यानी वहाँ पर न्याय क्या हो गया, पल्लवी रानी सुसुप्त हो गया, सो गया।
तो हिकुरन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि भाई इसके तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कैदियों का, उनको आज़ादी का अधिकार है ना कि बिना किसी कारण के पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पॉलिटी पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, खाली वकील बनने से नहीं होता, समझी पहले भी, मतलब ठीक है। कानून जानना ही पड़ता अधिकार का। अभी LLB कर रही है पहले। तो सुप्रीम उसने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम न्याय व्यवस्था को जगाने के लिए हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, पिटीशन फाइल किया। तो उसका फायदा केवल भागलपुर के जेल के कैदियों को नहीं हुआ नीता, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हर राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि तुम हमारे अपने जेल, तो भाई राजसूची का विषय होता है, ऑर्डर दिया कि राज्य तुम अपने जेल में जितना भी कैदी है जो बिना दंड का, बिना कारण का बहुत देर से बंद है ना, उसका रिपोर्ट लाओ। पता चला कि भाई 5-6 लाख से ज़्यादा कैदी है, सबको सुप्रीम कोर्ट छोड़वा दिया। इसी को पढ़ते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि न्यायिक सक्रियता आखिर होता क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, कुछ हम केस स्टडी भी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर। किसी बालक जी बालिका सर। को किसी प्रकार का कंफ्यूजन? रोल्स रॉयस 42 अमरदीप कुमार, कोई दिक्कत है ना? नो सर। चलो अब देखो, अब अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, क्या उसमें डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हो गया कि कन्या शादी करके गई, फिर 2 दिन के बाद वापस मायके चली गई, यानी पुनः वापस आ गया। यानी जब न्याय व्यवस्था न्याय देता है, डिसीजन दे देता है, लेकिन अगर उनके न्याय दिए गए स्टेटमेंट में किसी प्रकार का लूप होल रह रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने फैसला को क्या करे, रिव्यू करेगा, पुनः जांच करे। उसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा स्थिति आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जैसे महान संवैधानिक संस्था को अपना दिए गए फैसला को वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि किसी के मुंह से एक बार जुबान से निकल जाए कि भाई हम तुमको ये कर देंगे, वो मुकर जाता, कुछ तो कारण होगा तब ना मुकरेगा उस चीज़ को। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन आखिर क्या कहते किसको हैं, और न्यायिक पुनर्विलोकन का हालिया में अभी एग्जाम्पल क्यों है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक और गरीब देश में इस न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या उपयोगिता है। इसमें इसको क्या करेंगे, पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। समझे दिलीप कुमार? सर इसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को भी तो सर इसी के अंतर्गत सर सुरक्षा किया जाता है ना? क्या कह रहे हैं सर यदि कोई विधायिका द्वारा यदि किसी कानून को बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार की तरह उसको जो है समीक्षा करता है या उसको अवैध घोषित करता है? यही अधिकार के तहत करेगा। ये अधिकार है सर। हाँ। बस वही जानना। मतलब कानून का मतलब ये नहीं हो कि जो संविधान बनाए, कानून का मतलब यह भी होता है क्या कि जो विधायिका बनाए, राज्य सरकार बनाए। ठीक है, अगला बताओ क्या है। हाँ, इसमें क्या है कि जो निर्वाचन आयोग हमारा है, उस निर्वाचन आयोग के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि निर्वाचन आयोग आखिर होता क्या है, निर्वाचन आयोग आखिर होता क्या है और इनका ये क्या क्या काम करता है, किसका चुनाव करवाता है। दूसरी बात क्या करें कि बदलते तकनीक के साथ में निर्वाचन आयोग ने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। याद करो कि 63वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि अंगुली छाप प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग में एक निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, था ना जी। पहले वोटर कार्ड कैसे बनता था, अब तो फोटो वाला बन रहा है, पहले केवल नाम आता था। तो कैसे अपग्रेड किया अपने आप, उसको हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखने समझने का हम प्रयास करेंगे। आगे बताओ क्या है। हाँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि संसदीय संप्रभुता, यानी भारतीय संसद कितना संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपना मालिक खुद है, हम पर कोई कानून किसी का नहीं चलेगा। तो इसकी हम जांच करेंगे कि क्या वास्तव में भारत का संसद संप्रभु है। जैसे देखो, इंग्लैंड के संविधान के बारे में कहता है कि इंग्लैंड का जो संविधान है, ये संसद है, सब कुछ कर सकता है, केवल वह लड़का को लड़की या लड़की को लड़का नहीं कर सकता है, बाकी वो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन हमारे भारत के संसद में ऐसा बात नहीं है, एक लिमिटेशन है। हाँ, और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, तो हमारा संविधान हम पढ़ते हैं ना कि जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत क्या है, अर्ध संघीय देश है, ये ना पढ़ते हैं जी। उसी प्रकार हमारा भारत का संसद संप्रभु नहीं बल्कि अर्ध संप्रभु। उसमें केस देखेंगे, यदि भारत के संसद को पूरा संप्रभु बना दिया जाए तो बताओ, तो जो संसदवा लोग होता है 5 रुपया में लोकसभा राज्यसभा में मटन भरपेट खाएगा, चावल भर, जितना मन उतना खाओ, 2 रसगुल्ला खाता है, घी का सब बना हुआ, पानी भी पीता है बढ़िया, कोयला से छन के किया हुआ। 5 रुपये का खाना मिलता है जी, 5 का तो समोसा नहीं मिलता गरीब आदमी को।
तो हम हाँ हमसे आपसे खराब जिंदगी, हमसे अच्छा आपकी ज़िंदगी कौन जीता है? हमसे अच्छा आपसे अच्छा विधायक का कुतबा सब, आप खरगोश जो पाल के रखा है वो सब जीता है। कम से कम रोल्स रॉयस में घूमता तो है, इसी में रहता तो है, हम लोग यहाँ भूख रहे हैं, है ना। तो यदि हमारा संसद संप्रभु हो जाए तो नेता सब कानून बना देगा भाई संसद में कि आज से 100 साल तक 5 रुपये में संसद के जितना में सबको खाना मिलेगा। जैसे अभी देखो अग्निवीर का जब मामला आया था तो कितना मामला उठा कि विधायकों को वेतन को रोको, पेंशन को रोको। और आने वाले 4-5-7 सालों में ना देखना कि हमारे भारत से जो जितना भी सांसद विधायक वहाँ लोग वहाँ जाना खत्म कर देगा, वहाँ पेंशनें खत्म कर देगा, सुविधा खत्म कर देगा। जैसे पंजाब सरकार ने क्या ना कि आम आदमी पार्टी ने कि अभी क्या है कि आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, एक ही पेंशन मिलेगा, 10,000 पेंशन नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे हिंदुस्तान में होगा। अगर मान लो हमको प्रभु बना दिया तो संप्रभु, तो अब नेता तो कुछ कानून बना लेता अपने आप में, है ना। तो हम जांच करेंगे इसमें बेसिकली कि क्या हमारा इंडियन का जो पार्लियामेंट है वह वास्तव में सोवरेन है कि नहीं है। हमको इसमें इसी का जांच करना है। इसकी हम जांच करेंगे बच्चे एग्जाम्पल के साथ में। बताएं 2 टॉपिक छूट रहा है इसमें। क्या बताएं? एक संघवाद, एक सहकारी संघवाद। वो नहीं पूछता है बीपीएससी में, इसमें उसको छोड़ दिए हैं। इच्छा होगा तो हमको बढ़ा देंगे संघवाद को, क्या दिक्कत है ना। फेडरलिज्म चिंता मत कीजिए। चलिए अगला क्या है बताओ। हाँ अब देखो हमारे यहाँ अगर पॉलिटिक्स है, हमारे बिहार में हो चाहे इंडिया में हो, बताओ तो पॉलिटिक्स में कास्ट नहीं हो, रिलीजन नहीं, तो ऐसा चल पाएगा जी? हैं नहीं चल पाएगा। यानी हिंदुस्तान दुनिया का अद्भुत देश है, अजूबा देश है, एलियन से भी बड़ा यहाँ का आदमी सब है। भले ही तुम कितने बुद्धिजीवी बनो, वोट किसको दोगे? अगर यादव हो तो यादव को वोट दोगे, कुशवाहा हो तो कुशवाहा को वोट दोगे, कोयली हो तो कोयली को वोट दोगे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण को वोट दोगे। बस सच्चाई यही है, इसे नहीं भाग सकते हैं। चाहे हिंदुस्तान की राजनीति देख लो कि हमारे भारत के राजनीति में जाति और धर्म का क्या भूमिका है, क्या रोल है, हम जांच करेंगे इसी में। जांच कहाँ से करेंगे? तो 1947 से लेकर के 2020 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 19 में 19 में हुआ था। अच्छा ठीक है। हाँ इस तक का हम क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि हर राजनीति में जाति कैसे कैसे घूमा है। बात समझ में आया? यहाँ जब पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग खुलेगा, भाई साहब ऐसा भी होता है हिंदुस्तान में, तो ऐसा ही होता है ना। किसके साथ हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है बताना जरा। आरक्षण। आरक्षण हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं, आरक्षण हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो आरक्षण जो होता है वह आरक्षण क्यों होना चाहिए, फिर देखेंगे आरक्षण किसे मिलना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि आरक्षण की उपयोगिता क्या भारत जैसे देश में है या नहीं, हम इसकी जांच करेंगे, है ना। इस 3 केस को देखो, आरक्षण पढ़ेंगे क्या कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, आरक्षण किसे मिलना चाहिए, और आरक्षण की उपयोगिता क्या है। कुछ लोग बोलता है ना जी, जैसे कि जो सवर्ण लोग होते हैं बोलते हैं आरक्षण खत्म कर दें, जो ओबीसी होते हैं बोलते हैं आरक्षण को हम नहीं खत्म होने देंगे। मतलब कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है हिंदुस्तान में। उसको हम देखेंगे बीच का रास्ता क्या हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में। इस टॉपिक में हम इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला बताओ क्या है। हाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखो जैसे मियाँ बीवी का रिलेशन होता है ना, उसी प्रकार का मतलब प्रेम भी होता है, झगड़ा भी होता है ना। उसी प्रकार का रिलेशन किस में होता है, सेंट्रल स्टेट में होता है। यानी समझो ध्यान से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भी फाइनेंशियल रिलेशन हो, जो भी इकोनॉमिकल रिलेशन हो, जो भी कल्चरल रिलेशन हो, या जो भी अदर प्रकार के सोशल रिलेशंस हो, उन सारे संबंधों को हम पढ़ेंगे। साथ साथ में हम यह भी जानेंगे ऐसा क्या मुद्दा आता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या होता है, मिश्रानी झगड़ा होता है, विवाद होता है। समझो फिर से, हमारे पास सेंटर है और क्या है, स्टेट है। हम पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में किस किस प्रकार का संबंध होता है। जैसे तुमसे अगर पूछेगा बताओ तो मिसी पति और पत्नी में कैसा संबंध, क्या बताओगे? प्रेम का संबंध होता है, तकरार का संबंध होता है ना, दोस्ती का संबंध होता है। जो भी जिसको बोलना वैसे बोलेंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल स्टेट में क्या होता है, पैसा का संबंध होता है, उसके बाद की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है, व्यापार का संबंध होता है, संस्कृति का संबंध होता है। तो दोनों में झगड़ा भी तो होता है ना। सैलरी मिलता है हस्बैंड को तो पत्नी बोलती है चलिए जी शॉपिंग करते हैं। कुछ दिन पहले से ही जब सैलरी मिलने रहता है ना तो पानी पहले से अच्छा से खाना बना के खिलाते हैं लोगों को कि भाई हमको शॉपिंग में मदद मिले। यानी जब पता चलता है कि जब राज्य को पता चलता है कि केंद्र में वित्तीय आयोग का गठन किया जाना, 5 साल पर होता है ना, राज्य का कान खड़ा हो जाता है। राज्य पत्नी की तरफ भूमिका खूब अच्छा तेल मालिश करती है उसको, केंद्र को, कि हमको ज़्यादा पैसा मिल जाए।
इन सारे रिलेशन को क्या पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि भाई क्या ऐसा क्या क्या कारण है कि केंद्र और राज्य के संबंध को हम बेहतर बना सकते हैं, किन किन मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, विवाद होता है, झगड़ा होता है, और सबसे बढ़ के हम क्या करेंगे, दोनों को झगड़ा सुलझाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे पति पत्नी के बीच में जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा कॉमन जेंडर होता है। पति बोले, बच्चा बोलेगा मम्मी को बोलो रोटी बना के दे देगा, मम्मी बोलेगी बच्चा को जाओ ले जाओ पापा की रोटी, यानी दोनों का कनेक्शन खत्म हो जाता है। उसी प्रकार एक ऐसा स्टेज आएगा हमारे सेंट्रल स्टेट में कि गवर्नर जो होता है, समझो ध्यान से, जो गवर्नर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में एक पुत्र का काम करते हैं। अच्छा वो हमको याद आ गया, क्वेश्चन बना के देंगे इसी में मीन्स नहीं पल्लवी, समझे ध्यान से, ऐसे इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा। कभी ये दिमाग में आया था कि मतलब राज्यपाल भाई पुत्र भी हो सकता है केंद्र और राज्य का, लेकिन भूमिका निभाए ना पुत्र की तरह, यानी राज्यपाल मनाता है किसको, केंद्र के प्रति राज्य को, या राज्य के प्रति केंद्र को। तो इस रिलेशन को हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम समझने का हम प्रयास करेंगे। अगला बताओ बच्चे क्या टॉपिक है? हाँ, अगला है गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति। अब देखो पहले क्या था कि हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में एक ही पार्टी का सरकार था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, जैसे जैसे बौद्धिक स्तर का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल का उद्भव हुआ। भाई हमारे हिंदुस्तान में एक एक कदम बचाओगे तो जाति बदलेगा, वेशभूषा बदलेगा। देखते हो ना, बंगाल से उठो, बंगाली लोग कैसा दिखता है, नाटक का देखिएगा, थोड़ा सा सांवला दिखता है। फिर बिहार में आते चले जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में कितना सुंदर पंजाब का लड़का लड़की मिलता है, हट्टा कट्टा लम्बा चौड़ा मिलता है ना। बिहार बीच में है, पेंडुलम में है। बिहार में तुमको अच्छे लड़के लड़की मिलेंगे, गड़बड़ सिस्टम मतलब चेहरे नए नक्श के भी मिलेंगे। बात समझ में आया? तो अब हमको क्या करना है, गठबंधन करना, यानी हमको बैलेंस करना है रिलेशंस में, कल्चर में। उसी प्रकार से गठबंधन की राजनीति का उदय क्यों हुआ, भारत जैसे विविधता वाले देश में गठबंधन की राजनीति की क्या उपयोगिता है और क्या यह होना चाहिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जामिन करेंगे, जांच करेंगे इस चैप्टर में। समझ में आया सावन कुमार, दिलीप कुमार? ठीक, अगला बताओ, अगला कौन सा टॉपिक है? यस सर। हाँ, अगला हमारा क्या है पल्लवी रानी, पंचायती राज। अब बताओ तो सबको पता है कि पंचायती राज का मतलब क्या होता है ना, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यह केवल तुमको बीपीएससी मेंस के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि एक प्रशासक होने के नाते तुमको पता होना चाहिए कि पंचायत का अर्थ क्या होता है, नगर पालिका का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इसमें हम क्या जानेंगे, पंचायती राज का जो मूल कॉन्सेप्ट है बच्चों, उस मूल कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, पंचायती राज सिस्टम। बात समझ में आया? फिर हम क्या जानेंगे, इस पंचायती राज का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या इस क्लासिफिकेशन में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कोई योगदान है, यानी संविधान का कोई योगदान है, कि हम अपना मन से इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद में हम कहाँ जंप करेंगे, सीधा जंप करेंगे अपने माननीय बिहार राज्य पर। अब देखेंगे कि बिहार में हमारे पास में जो पंचायती राज है वह कितना टायर का है, 1 टायर का है, 2 टायर का है, 3 टायर का है, कि 4 टायर का है, कि 5 टायर का है। 5 टायर 4 टायर होता है। जैसे बंगाल में 4 टायर गाड़ी पंचायत चलता है, बिहार में 3 टायर पर चल रहा है। नहीं, बिहार में टेम्पू सिस्टम है, बंगाल में कार वाला सिस्टम है। स्पीड किसकी अच्छी रहेगी, कार वाला। इसीलिए देखिएगा कि बंगाल में भूखमरी होते, गरीबी होने के बावजूद भी बंगाल में जो वोटिंग परसेंट है बिहार से बहुत अधिक होता है। ऐसा ही थोड़ी होता है, पत्रकार लोग बोल दिया कि हाँ वहाँ लोग जागरूक प्रचार किए करते, लेकिन हमको पत्रकार में नहीं देखना, हमको एक लॉजिक बात देखना है कि क्यों वहाँ वोटिंग परसेंट ज़्यादा हुआ। फिर देखेंगे बिहार में पंचायत का तो देख लिया ना, अब हम देखेंगे क्या कि पंचायत का कितना बिग होता है। तुम लोग जो पानी पीती हो, नहीं आजकल देखो हर घर नल का जल को क्यों बनाया गया है, क्यों तुमको पानी पीना पड़ता है वहाँ का, मतलब बहुत मज़ा आएगा तुमको पंचायत पढ़ के। देखते थे ना पहले का जब पंचायत होता तो बरगद के पेड़ के खूब नीचे मुखिया जी बैठते थे कुर्सी पर, बाकी लोग बैठे। हम बच्चे तो देखते थे गांव में, अब तो खैर कंसेप्ट ही खत्म हो गया, पता नहीं कुछ गांव में होगा तो होगा, बाकी खत्म ही है। वो एक अलग पंचायत का माहौल होता था। तो अब पेड़ का स्थान कौन ले लिया है, हमारा सामुदायिक विकास भवन है ना, पंचायत में बनता है। अब यानी अब पेड़ खत्म कर दिया बरगद का, अब यानी मुखिया या सरपंच जी सामुदायिक भवन में बैठेंगे कुर्सी पर और जनता लोग फरियाद लेकर के जाएगा। फरियाद भी कम होगी, आजकल तो सारा चीज फरियाद कैसे सोल्व हो रहा है, RT-PCR पर, यानी ऑनलाइन पर।
जाति प्रमाण पत्र सब कुछ तो ऑनलाइन बन रहा है। तो अब उसका जो छटनी हुआ है हमारे सर्विस का, वो छटनी कहाँ हुआ, हम उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, समझने और देखने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक बताओ। बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या, क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद यानी रीजनलिज्म। हम देखते हैं कि भारत को बोलते हैं ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन राज्य क्या है, राज्य वास्तव में क्षेत्रों का समूह है। समझो ध्यान से सारे बच्चे, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट। भारत क्या हुआ हमारा, समझो ध्यान से, भारत जो हुआ, भारत क्या है अमरदीप, राज्यों का क्या है, संघ है। संघ है। हैं? अच्छा बताओ तो कितना आसान विषय पॉलिटी है ना, हैं मिसी रानी। सर बट इसका एप्लीकेशन टफ है। कहाँ टफ है एप्लीकेशन, प्रश्न में तो एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछता है वो तो पटना से नोट्स नहीं ले गई हो। अब सीधा क्वेश्चन कहाँ पूछता है सर? सर अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ना पूछता है। तो कैसे पूछता है, घुमा के पूछता है। हाँ सर पूरा मतलब हमको नहीं पता था कि घुमा के 66 का देखे हैं सर। अच्छा किए कि हमको बता दिए। नहीं सर आप ही बोले, बताओ। बहुत धन्यवाद। वो नहीं बोल रहा है सर, मतलब खुद आप पता ही नहीं। भारत हमारा क्या हो गया, राज्यों का संघ हो गया। और तुमसे पूछेगा राज्य क्या है, तो क्या बताओगे, राज्य क्षेत्रों का संघ। हाँ, क्षेत्रों का क्या है, समूह बोलेंगे यहाँ पर, संघ नहीं बोलेंगे। क्षेत्र क्या जी, है जी। यहाँ पर, अब बताइए तो अमरदीप, अब तो फंस गए। क्षेत्र जो हमारा है पंचायतों का समूह है। देखते हो ना कि 4-5 पंचायत मिलकर एक क्षेत्र बनता है। अब बताओ तो बच्चों, पंचायत क्या है, गाँवों का समूह। गांव नहीं, लोगों का समूह। बस कितना तोड़ोगी इसको, इसका हड्डी टूट जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा ना। यानी लोग है तो पंचायत है, लोग है तब ना गांव है, गांव को नहीं जोड़ेंगे। अब लोग मतलब पंचायत वास्तव में क्या होता है, लोग से मिलकर बनता है। मान लो कि गांव रहेगा, लोग के नहीं रहेगा, तो क्या गांव को उठा करके बस्करबाजी लाएंगे पंचायत भवन में? यानी पंचायत के बाद कहाँ जम करेंगे, लोग। यहाँ देखो लोग नहीं लिखे हैं, लोग लिखे हैं। लोक बहुत सुंदर शब्द होता है। लोक का मतलब होता है देवता। यानी हमारे भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को देवतुल्य माना गया। यानी बहुत देवतुल्य मतलब देवता नहीं, मतलब इसको बहुत इज्जत दिया गया हुआ है। यानी बता देखो तो, बताओ तो कि भारत का लोड कौन ले रहा है अमरदीप, बताइए तो। लोग, जनता। हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। कभी एहसास हुआ है कि आपके ऊपर वायुमंडलीय दाब के लावे संसदीय भाग का भी दबाव काम करता है? हैं? नहीं दिमाग काम किया होगा। इसी को बोलते हैं पढ़ाई। जैसे जैसे स्टडी करेंगे ना, उनको सीखने को उनको मिलता है। यानी सोचो कि तुम्हारे ऊपर कितना दायित्व है। बताओ तुम इसी कितना प्रेशर लेके तुम जी रही हो? कम प्रेशर है। कोई तुमसे पूछेगा कि तुम बहुत फ्री हो तो उसको बताना, रुको तुम देखो उसको लिख के समझाना, इसे नहीं बोलेगा कि तुम। ये रियलिटी है। ठीक, देखो तो हम यह पढ़ेंगे क्या कि जो क्षेत्रीयतावाद, यानी अब क्या है कि क्षेत्र में क्या है कि क्षेत्र कैसे बढ़ता है, भाषा से बटेगा, बोली से बटेगा, संस्कृति से बटेगा, भूमि से बटेगा, या फिर क्लाइमेट से बटेगा, जलवायु से बटेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में जो क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट है दिलीप कुमार, वह क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट क्यों ज़्यादा इतना पीक किया, हाईलाइट किया है, क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, हमको उसको क्या करना है, स्टडी करना है। और क्या भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रवाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है? तो इसको दो स्टडी होता है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं क्षेत्रवाद बहुत जरूरी होना है, और कुछ लोग बोलते हैं क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। अभी द्रौपदी मुर्मू सबसे नंबर 1 रेस में है ना राष्ट्रपति के बनने में, क्यों आई है बताओ? पहली आदिवासी फीमेल होंगी अगर राष्ट्रपति बन गई तो। क्षेत्रवादे का देन है ना जी, कि संसद में आदिवासी गए हैं, दलित गए हैं, ओबीसी गए हैं, पिछड़े वर्ग के गए हुए हैं। तो सवर्ण लोग या फिर जो पिछड़े के लोग, वो तो राष्ट्रपति बन के निकल गए। तो अब सवर्ण लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्षेत्रवाद को। बताओ कि अगर एक दलित आदमी, जैसे कोविंद साहब दलित थे, दलित राष्ट्रपति, तो कितना मतलब देश का उत्थान होगा। बीबीसी न्यूज़ में कह लो, यूएन में कितना भारत का पढ़ाई किया गया। ये सब देखो पॉलिटिकल, जैसे कि हम इंटरनेशनल आईआर पढ़ते हैं ना, जो सर आपको बताएंगे, या कभी सोचना कि आईआर जो होता है केवल केंद्र का और विदेश का संबंध नहीं होता है, उसमें हमारी आपकी सहभागिता भी होती है। सरकार की एक एक नीति पर डिपेंड करता है किसका, केंद्र और भारत और विदेश का संबंध। अगर हिंदुस्तान अपनी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देती है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएगा।
अफ्रीका में तो आदिवासी ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी अफ्रीकन लोग जो हैं भारत को अपना क्या मानेगा, करीबी मानेगा। यानी भारत जो अभी तक आत्मनिर्भर भारत योजना चल रहा है ना हमारे यहाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, इतना माल को तुम कहाँ बेचोगे ऋतुराज, बताओ, प्रोडक्ट करके। यूरोप तुम्हारा माल खरीदेगा नहीं, तुर्की तुम्हारे माल को वापस भेज देता कि खराब गेहूं में, तुम्हारा माल कौन खाएगा, अफ्रीका खाएगा। यानी आने वाले समय में अमरदीप, अफ्रीका भारत के लिए क्या होगा, बहुत विशाल बाजार होगा। सब जुड़ा हुआ है, समझे चंद्रशेखर यादव, सब क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमको इसी को समझना है कि क्षेत्रीयतावाद क्यों जरूरी है। आई बात समझ में? जी सर। खुशबू क्लास में हो तो माइक समझ में आ रहा है? ये बताओ, राजनीतिक व्यवस्था का खुशबू पहुंच रहा है तुम्हारे पास? अरे नहीं बोले, खुशबू पहुंच रहा है इस चैप्टर का? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। अब बताओ कि दबाव समूह जो होता है, बात में जब क्षेत्रीयतावाद पढ़ेंगे ना, उसी में इसको हम इंक्लूड कर देंगे कि दबाव समूह आखिर होता क्या है। दबाव समूह बहुत जरूरी है। देखते हो ना कि अगर हमारा बदन थका हुआ हो, मम्मी मालिश करती है ना सरसों के तेल से, ऐसे दबाती है, वो दबा देते हैं, मतलब दर्द ठीक हो जाएगा, है ना पल्लवी? कितना अच्छा फील करते हैं, यानी हमें रिफ्रेशमेंट आता है। उसी प्रकार से यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार पर दबाव डालता है तो सरकार में क्या आता है, नया ऊर्जा आता है, नया रिफ्रेशमेंट आता है। अगर स्टूडेंट लोग दबाव नहीं डालता तो शिक्षा का अधिकार आज संवैधानिक अधिकार नहीं होता। अगर हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग सूचना के अधिकार के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाता तो आज आरटीआई लीगल अधिकार नहीं होता। यदि हम 18 वर्ष के आगे अगर हम लोग जागरूक नहीं होते लोकतंत्र में, तो हमको मताधिकार का प्रयोग, भले था ना भाई, जिसके पास पैसा था वही मताधिकार कर सकता था अंग्रेज के समय में, लेकिन अब क्या था कि हम लोग लड़ा ना जी, अपने अधिकार के लड़ा, यानी दबाव दिया विदेशी सरकार को। यदि हमारे पास दबाव का पावर नहीं होता पल्लवी, तो हम क्या बीजेपी सरकार को झुका सकते थे? एग्जाम्पल देखो, कृषि कानून बिल, है ना? आई बात समझ में? यानी दबाव कई बार क्या होता है, हमारे अच्छे सरकार में ऊर्जा को स्फूर्त करता है, यानी ऊर्जा को क्या करता है, देता है कि ऊर्जावान करता है। इसलिए क्या महत्वपूर्ण है दबाव समूह का, देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। छात्र दबाव समूह, महिला दबाव समूह, व्यापारी दबाव समूह, है ना, सबका एक अलग समूह होता है। कभी कभी कोई जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, वो भी तो दबाव समूह का काम करती है। हाँ, वो भी काम करती है, वो भी काम करती है दबाव समूह का, है ना। सबको देखेंगे आगे कैसे कैसे पढ़ेंगे सब लोगों का। आजकल तो नचनिया का समूह होता है, डीजे का समूह होता है, गांव में ना सबका ग्रुप चलता है, सबका समूह चल रहा है आजकल। अगर हमारे हिंदुस्तान में जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, अगर वह सरकार पर दबाव नहीं डालता तो क्या उसको मान्यता मिलता, ये सम्मान मिलता, तुम्हारे राज्य के हाई कोर्ट का जज बन पाता? बताओ। अगर हमारे संविधान के लोग, जैसे कि जो LGBT का कॉन्सेप्ट है, बहुत लड़की को लड़की से प्रेम हो जाता है, लड़का को देखवे नहीं करती, बहुत लड़का को लड़का से प्रेम हो जाता है, लड़की पसंद नहीं पड़ता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उनके जो इच्छा है उनको कौन कंट्रोल किया? दबाव समूह। यानी भाई हमारा शरीर है, हमको स्वतंत्र है अपने जीने के लिए। अगर LGBT का जो कम समूह है सब दबाव नहीं डालता तो आज क्या होता, वो होता, उसको सम्मान मिलता, समाज में नहीं मिलता। मूवी बनी हुई है आज हमारे समाज में, शायद वेश्यावृत्ति को लीगल राइट मिला है भारत में, लीगल राइट मिल गया। हाँ, हमारे बताओ कि देखो कि भाई कोई बहुत मुश्किल होता है किसी को अपना शरीर बेच करके जीवन यापन करना। कोई शरीर बेच रहा है, अभी इलीगली बेच रहा था, क्योंकि भारत सरकार को, हालांकि जो वेश्यावृत्ति होती है उससे बहुत जनरेशन होता है रेवेन्यू का, चाहे वो इकोनॉमी में बहुत मदद करता है। ये अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है, बहुत मदद करता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि उससे सब लोग जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन उस वेश्यावृत्ति के से टैक्स को सरकार नहीं चला पाता है। सिंगापुर देखो, इतना आगे कैसे, वहाँ वेश्यावृत्ति है, खुला प्रोस्टिट्यूशन है, वहाँ जाओगे तो वो वेश्याएं सरकार को टैक्स देती हैं, उसकी इकोनॉमी उससे चलता है। तो सरकार, इकोनॉमिस्ट का बोलना है कि जब आपके यहाँ खुलेआम सब कुछ हो रहा है, पुलिस मदद करती है, नेता मदद करता है, तो आप उसको लीगल दीजिए भाई, उसका शरीर है जो कम कर सके। अब उस क्या करेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा वेश्याओं से। तो अगर वेश्या लोग अपने आप में दबाव नहीं बनाता तो सरकार ऐसा निर्णय लेती नहीं लेती। तो सारे केस को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि ऐसा क्या क्या हो सकता है आगे में। बात समझ में आया? हेलो सर, वर्ल्ड में पूरा सबसे ज्यादा होता है नीदरलैंड। क्या नीदरलैंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू करता है। गए हुए हो क्या वहाँ पर? पूरा जानकारी रखे हुए कम होता है कि ज़्यादा होता है, ये थोड़े हमारा लॉजिक है कहाँ होता है ज़्यादा होता है। हम इकोनॉमी की बात बता रहे हैं
तो हमको नहीं जानकारी चाहिए जुराज, अपने दोस्तों को दे देना वो जानकारी। मुझे चाहिए सर। हाँ चंद्रशेखर को दे दो, कहाँ है बताओ। और क्या अगला टॉपिक क्या बच गया है? हाँ बताओ, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है कि हमारे बिहार में माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या प्रोविजन है, उसके विषय में हमको जानना पड़ेगा। यानी अल्पसंख्यक कौन कौन है तुम्हारे यहाँ? बौद्ध, हाँ 6 को है। कौन कौन? बुद्ध है, जैन है, जरथुस्ट है, और कौन है? मुसलमान है अल्पसंख्यक में है। यानी सिख हैं, यानी ईसाई है, जितने भी तुम्हारे पास अल्पसंख्यक है, तो बिहार सरकार उसके लिए अलग से क्या क्या प्रावधान के संविधान तो करवे किया है, सरकार क्या कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी में तो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। देखो तो बिहार के पटना में हज भवन है, नाम सुने होइएगा। हज भवन क्या करता है, जितना भी बिहार में मुस्लिम लड़का या लड़की है उनका टेस्ट पेपर लेता है और क्या करता है, उसको वो वहाँ पे फ्री में बीपीएससी का तैयारी करवाता है। बहुत बच्चे वहाँ सेलेक्ट भी हुए हैं। तुम्हारे बिहार में रजिया सुल्तान नाम की पहली डीएसपी बनी है मुस्लिम लड़की, कुछ दिन पहले तीर्थरी चौसठ में बनी हुई थी। यहाँ की है, अच्छा सिवान के हैं। तो वो वही हज भवन से पढ़ी हुई, पहले हालांकि उस डीपीओ थी बिजली विभाग में, पहले से पढ़ी लिखी थी वो। वहाँ जो तैयारी की वहाँ फ्री में, खाने में सब फ्री मिलता है। उसका फंडिंग कौन करता है? बिहार सरकार का अल्पसंख्यक विभाग करता है। तुम्हारा जो पटना में लंगर लगता है ना गुरुद्वारा में, कभी खा के देखना, उसका पैसा मतलब कमेटी से तो आता ही नहीं, साथ में बिहार सरकार उसको फंडिंग करती है। यानी देखेंगे कि बताएं कौन सा कोचिंग का नाम बोले थे सर? वो हज भवन वाला जो बोले थे, वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है अमरदीप, आप हिंदू हैं, आपको नहीं लेगा। ओह अच्छा हाँ ओके सर। आप हिंदू हैं, वहाँ केवल वो हज भवन नाम है उसका, यहाँ पर पटना में ही है, बेली रोड के पास में, विधानसभा के पास है सर। हाँ उसमें केवल मुस्लिम लड़का हो लड़की हो, अगर पढ़ना है अमरदीप तो चेंज करवा लिए धर्म को, पढ़ के फिर हिंदू में आ जाइएगा। अच्छा प्रोविजन है ना भाई, अगर इच्छा हो रहा है अमरदीप पढ़ने का वहाँ पे हज भवन में, ठीक है तो क्या नहीं कीजिए। सर नहीं। अरे कोई बात नहीं, 3 बार तो बोल रहा है कबूल है कबूल है कबूल है, और इस्लाम धर्म हो गया, कौन सा कुछ करना पड़ेगा। फिर जब वहाँ काम खत्म हो गया, पूरा टिकट कटवाइए, पूरा बेलूल छिलवाइए, नहाइए गंगा में जाके, अब हिंदू में आ गए। आजकल यही चल रहा है मार्केट में। सर नाम चेंज करता है क्या? क्या चीज? मतलब सर्टिफिकेट वगैरह? हाँ उनका नाम हो जाएगा अमरुद्दीन अकबर, अमरुद्दीन हो जाएगा। खिला दिया सब तब? क्या हुआ? कुछ खिला दिया सब तब हज भवन में? एक बात बताइए, खिला दिया तो कौन सा बड़ी बात है? बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा खा लिए, क्या दिक्कत है? प्राचीन समय में जो ब्राह्मण समुदाय था वो भी तो गौ मांस का सेवन भक्षण करता था। हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे वेद कर रहा है, तुम्हारा ऋषि ग्रंथ सब लिखा गया हुआ है। अभी क्या, अभी स्टैंडर्ड हो गए। अरविंद माइक बंद कीजिए आप। अभी आप स्टैंडर्ड हो गया तो क्या खाइएगा? पॉपकॉर्न खाइएगा, और KFC का वो क्या खाइएगा, लॉलीपॉप खाइएगा। हर चीज़ खाना मतलब देखो खा करके, है ना, अगर इच्छा है खाने का तो ठीक है। आगे बताओ। हाँ इसमें वही तो क्या क्या सरकार प्रोविजन कर रही है, उसको हम क्या करें, इसमें पढ़ने का हम जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्या है, सलास यही है। चलिए सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हम सर अभी हाँ बताओ। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है सर? क्या अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पर अपने विचार को बिना किसी प्रेशर के व्यक्त करना, उसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति। बोलने का अधिकार अलग हो गया, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना। जैसे तुमसे पूछेंगे ऋतुराज की गौ मांस का सेवन करना अच्छा है कि बुरा है, तो तुम बताओगे ना तर्क के साथ में, तो तुम आज़ाद हो, यानी किसी मुद्दे पर अपने विचार को रखने की, इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान रहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ऐसा कोई भी बात नहीं बोलना रश्मि केसरी जो भारतीय संविधान की मूल ढांचा को या फिर मूल भावना का आहत पहुंचाता हो। अदरवाइज अभी तो राजीव में बुलडोजर चला है ना, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा बुलडोजर, है ना। सर एक आर्टिकल आया था, हाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे रोका जा रहा है? सरकार के क्या क्या उपाय है? सरकार द्वारा किए गए उपाय को बताएं। तो आर्टिकल पढ़े और आर्टिकल में ही लिखना है इसको। हम लोग जब पढ़ेंगे ऋतुराज, देखो अभी क्वेश्चन जवाब कम करे, कम ज़्यादा कब करना है, जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा। सर एक सवाल था सर। हाँ इसमें क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होता है सरकार दबा रही है बोलने के लिए। कैसे कि जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने बोला है ना कि इंटरनेट का अधिकार तुम्हारा क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी भारत सरकार आर्टिकल इंटरनेट को बंद करके
कश्मीर या भारत के लोगों को क्या अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहा है। या नेट तुम्हारे मुंह पर सरकार थोड़ी बोलेगा चुप रहो, तुमको क्या करेगा, नेट बंद कर देगा, फेसबुक बंद कर देगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद कर देगा, मेल बंद कर देगा। कहाँ पोस्ट करोगे कि फन विथ वाटर पार्क पटना, पार्टिसिपेटिंग इन समस्तीपुर रेल जलाइन कांड, कैसे पोस्ट करोगे? इसी को बोलते हैं व्यक्ति के स्वतंत्रता को हैं। सर स्टार्टिंग से हाँ ठीक, बोले भी सही आदमी है। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखते हैं, देखो पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हल्का फुल्का देखेंगे, फिर हम कहाँ जंप करेंगे, इसका जंप करेंगे इसके फीचर्स में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में।